नेता प्रतिपक्ष, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी। ये पहली बात नहीं, 2 बार पहले और भी धमकियां मिल चुकी हैं। केरल का मामला है, केरल के प्रवक्ता ने एक लाइव टीवी डिबेट में, जो कि लद्दाख इशू पर चल रहा था, प्रिंटू महादेव नाम है, उसने सीधे सीने में गोली मार देने की धमकी दी है। बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है, केरल पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल क्या है, राहुल गांधी से क्या राजनीतिक रूप से संघ परिवार हार चुका है? लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोर ये सब चल रहा है, और संघ परिवार पे राजनीतिक रूप से काफी तेवर उनके तीखे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं। क्या बीजेपी संघ परिवार राजनीतिक रूप से शिकस्त हो गई है कि वायलेंस, इनके प्रवक्ता वायलेंस की बात कर रहे हैं? अम्बेडकरनामा भी कड़ी निंदा करता है ऐसे प्रवक्ताओं की, और बीजेपी का चेहरा देखिए, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। क्या ये पूरा राजनीतिक मसला है? क्या बीजेपी के अंदर राहुल गांधी को लेकर बौखलाहट है? दूसरा सवाल है कि बहुत सारे मसले न्यायपालिका का स्वतः संज्ञान लेती है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। और क्या न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान इस पर नहीं लेना चाहिए था? इसी एपिसोड पे चर्चा होगी। क्या बीजेपी राजनीतिक रूप से शिकस्त खा चुकी है, राहुल गांधी से घबरा रही है? जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, कानूनविद भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और संपादक भी हैं, उनसे पूरा खेल समझने की कोशिश करते हैं। स्वागत है सर। देखिए सर, हम लोग प्रारंभ से ही मानवाधिकारवादी रहे हैं और कहीं न कहीं जो मृत्युदंड की सजा का विरोध होता है उसके भी पक्षधर रहे हैं कि मृत्युदंड नहीं देना चाहिए हम्म और या जो सजा दीजिए। ऐसे में हिंसा की बात करना कहीं न कहीं अपनी कमजोरी को दर्शाता है। हम्म। राहुल गांधी ने इस तरह 11 महीने में, हालांकि 11 महीने नहीं कहेंगे, मतलब पिछले 2-3 साल में जब से भारत यात्रा उन्होंने शुरू की तब से इस तरह का नैरेटिव पूरे देश में कर दिया है कि जो मोदी की एक सशक्त प्रशासक, एक कठोर अनुशासन मानने वाला जो है नेता और कठोर फैसले वाले नेता की एक जो छवि गढ़ी गई थी, उसको राहुल गांधी के प्रयासों ने, राहुल गांधी की बातों ने, राहुल गांधी के तर्कों ने, प्रमाण सहित तर्कों ने ध्वस्त करके रख दिया है। और वो जो ध्वस्तीकरण है उसको पूरा संघ परिवार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। आप सार्वजनिक स्थानों में चले जाएं तो हो सकता है कि आपको ये बात न सुनने को उस तरह मिले, लेकिन अगर आप ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में लोगों के यहाँ जाएं तो अक्सर आपको राहुल की माँ, बहन, 4 पीढ़ी को जो है गालियां जो है देते हुए लोग मिल जाएंगे आपसे। हम्म। और पूछो कि भैया राहुल ने आपका क्या नुकसान किया है कि आप 4 पीढ़ियों को गाली दे रहे हैं? तो राहुल जो मोदी जी की छवि को धूल दूषित कर रहे हैं, जो संघ को धूल चटा रहे हैं, वो असली प्रॉब्लम वहां पर है। हम्म। ये जो है सावरकर और गोडसे की मानसिकता से उठ ही नहीं पा रहे हैं। ये उड़ीसा में जो फादर स्टेन्स की हत्या करने वाले हैं, या जो आपके क्या कहते हैं कर्नाटक में जो आपका क्या कहते हैं जो बजरंग दल या कौन कौन दल हैं, उनकी जो कुत्सित मानसिकता है से है वो ऊपर ही नहीं उठते पा रहे हैं, और रहता रहता इनका जो है आउटब्रस्ट हो जाता है। ये कंट्रोल में नहीं रहते और कुछ न कुछ जो बोल देते हैं। अभी तक केरल वाले वो प्रवक्ता प्रवक्ता पद से हटाए नहीं गए, हमारी जानकारी में नहीं है। न पार्टी ने उनको डिसोन किया, जो महादेवन जिनका नाम आपने बताया। अब हुआ ये कि टीवी डिबेट में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने सीधे सीधे धमकी दे दी कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। इसके बाद इस पर बवाल हो गया। केरल में कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी पैनलिस्ट द्वारा कथित तौर पर दी गई मौत की धमकी की कड़ी निंदा की और पैनलिस्ट को गिरफ्तार करने की मांग की, एफआईआर की मांग की, स्वतः संज्ञान की मांग हुई, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ नहीं हुआ।
और कहीं न कहीं इससे जो है वहां की सीपीएम सरकार भी घेरे में आ रही है केरल की। क्यों? क्योंकि कांग्रेसियों का आरोप है कि कहीं न कहीं सीपीएम सरकार कांग्रेस को ध्वस्त करने के लिए सॉफ्ट कॉर्नर उसका आरएसएस के प्रति है। ये आरोप भी लग रहे हैं। अब है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता, क्योंकि केरल और उत्तर प्रदेश जहां इलाहाबाद में रहता हूं बहुत दूर है, इसलिए वहां का मिजाज क्या है ये मैं नहीं बता सकता, और ना भी कहीं कुछ पढ़ने को मिला है। यह विवादास्पद बयान शुक्रवार यानी 26 सितंबर की रात में न्यूज 18 केरल चैनल पर लद्दाख हिंसा को लेकर एक टीवी डिबेट के दौरान सामने आया। इसमें पूर्व एबीवीपी माने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नेता और बीजेपी की ओर से पैनलिस्ट पिंटू महादेव ने राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्हें सीने में गोली मार दी जाएगी। अब ये बताइए कि किस प्रकार गोडसे और सावरकर के जो है मतलब विचारधारा के मतलब विरुद्ध है, या गुरु गोलवलकर या हेगडेवार की विचारधारा के बिल्कुल विरुद्ध है, या अगर विरुद्ध है तो अभी तक जो है कांग्रेस से जो है बीजेपी ने दूरी क्यों नहीं बनाई, बीजेपी ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। कांग्रेस ने इसे न केवल राहुल गांधी के खिलाफ व्यक्तिगत हमला माना, बल्कि मौत की एक गंभीर धमकी करार दिया। अब राहुल गांधी यहाँ याद दिलाना जरूरी है कि अभी कुछ दिन पहले तक वायनाड से सांसद थे, और वायनाड से प्रियंका गांधी सांसद हैं, और राहुल गांधी भी वायनाड जो है प्रियंका गांधी के समर्थन में बीच बीच में जाते रहते हैं। उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वायनाड को छोड़ा नहीं। अब कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी के सदस्य रमेश चेन्नीथिल्ला ने मांग की थी कि केरल पुलिस को पिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि एक बीजेपी प्रवक्ता ने खुले तौर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ मौत की धमकी दी है। फिर भी केरल की पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली केरल पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने में हिचक रही। यह बीजेपी और सीपीआईएम के बीच साठगांठ को प्रदर्शित करता है। मतलब यहाँ राजनीति भी हो रही है, प्रदर्शित हो या ना हो, लेकिन इसमें विजयन की सरकार को आगे बढ़कर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर खुलेआम धमकी तो धमकी है, और धमकी देना भी जो है आपके बीएनएस जो नई आईपीसी के बाद भारतीय न्याय संहिता बनी है उसमें भी अपराध है। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन ने भी इस टिप्पणी की निंदा की और कहा यह चौंकाने वाला है कि पुलिस ने अभी तक इस धमकी पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई नहीं की। उन्होंने इस बयान को न केवल राहुल गांधी के खिलाफ बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ एक हमला बताया। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विधायक सनी जोसफ ने पिंटू महादेव के खिलाफ तत्काल मामला दर्ज करने और उनकी गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और एकता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। वह संसद के अंदर और बाहर लोगों को मुद्दे के लिए अथक लड़ाई लड़ते हैं। बीजेपी उनके विचारों का राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में असमर्थ है, इसलिए अब वे उन्हें शारीरिक रूप से खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सनी जोसफ ने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी का राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व इस धमकी वाले प्रतिनिधि को पार्टी से निष्कासित करने की हिम्मत दिखाएगा। अब सवाल फिर वही आ गया है कि जब आपका जो है आप उड़ीसा में फादर स्टेन्स उनके दो बच्चों को जिंदा जलाने वालों को भी महिमा मंडित करते हैं, आप जो है वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भी छूटने के बाद जो है माला पहना के स्वागत सत्कार करते हैं, आप वो तो झारखंड मंत्री में भी भी इस बनाया तरह गया का था काम उड़ीसा वाला। करते हैं। जी, आप फर्जी गौ हत्या गायों के हत्या के मामले में जो सुबोध सिंह इंस्पेक्टर उत्तर प्रदेश के जो आपके मेरठ साइड में जो है मुजफ्फरनगर के पास जिनकी हत्या हुई थी, उसमें भी जो लोग पकड़े गए थे सब आपके लोग थे, और जब छूटे तो उनको माला पहना के आपने स्वागत किया, बाद में अब सजा हो गई, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। तो आप एक और अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं बशर्ते कि वो आपके साथ हो, और दूसरी ओर जो है आप एक छद्म फैलाते हैं कि आपकी सरकार जो है कानून व्यवस्था के लिए अपराधियों के खिलाफ है। कोई भी राज्य सरकार एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग और बिना दोष सिद्ध हुए बुलडोजर जस्टिस करती है, और न्यायपालिका उस पर आंख मूंद लेती है। सुप्रीम कोर्ट की आंख अगर खुलती है तो खुलती है, कम से कम राज्यों के हाई कोर्ट तो बिल्कुल आंख मूंदे रहते हैं। जिसे बुलडोजर जस्टिस पर ही उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कई मुकदमे हुए, लेकिन
कुछ नहीं हुआ। अंत में सुप्रीम कोर्ट से जो 2-4 लोगों को राहत मिली तो मिली, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामले मंगाकर अपने यहाँ बुलडोजर जस्टिस पर रोक लगा दी और पैरामीटर तय कर दिए कि कैसे बुलडोजर जस्टिस हो। लेकिन यहाँ तो एनकाउंटर प्लस हाफ एनकाउंटर का एक नया, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड, चेतन भगत ने ऊपर न्यास लिखा था, हाफ गर्लफ्रेंड 2 स्टेट्स, उस तरह का जो है मामला एनकाउंटर में भी हो गया। एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर। एनकाउंटर माने गया और हाफ एनकाउंटर माने पैर में गोली मारी, और ये सारी गोलियां पकड़ करके मारी जा रही हैं। और कोई घर वाले की हिम्मत नहीं है, कोई सोचता कि चलो गोलियां पैरे में लगी, जान तो नहीं गई, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी मजिस्ट्रेटी जांच में, क्योंकि इसकी मैंडेटरी मजिस्ट्रेटी जांच होती है और आज तक एक भी मैंडेटरी जांच में किसी भी हाफ एनकाउंटर या फुल एनकाउंटर में पुलिस को दोषी नहीं ठहराया गया। क्योंकि किस मजिस्ट्रेट की हिम्मत है कि राज्य सरकार, डबल इंजन की सरकार का वो विरोध कर सके। ये देश में कानून व्यवस्था की स्थिति है विपक्ष के लिए, असंतुष्ट के लिए, जो सरकार के विरोध में तर्क की बात करता है उसके लिए। लेकिन जो आप हमारे साथ है तो हम, मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करो। ये जो है हम दलेर मेहंदी का गाना चल रहा है कोरस, आ जाओ और साथ में मजा करो। चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे वो अजीत पवार हो, या इस तरह के जितने भी लोग हैं, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा हो, मैं हमारे साथ आ जाओ, मौज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी को धमकी का सामना करना पड़ा। 2016 में पुडुचेरी में एक चुनावी रैली से पहले उन्हें एक गुमनाम पत्र के जरिए धमकी दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें टुकड़ों में उड़ा दिया जाएगा। उस समय कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से अधिक सुरक्षा की मांग की थी। लेकिन उस मामले में क्या हुआ, आज तक किसी को पूरे देश में अगर किसी से पूछे कि पांडिचेरी में जिसने धमकी दी थी उसका क्या हुआ, कोई नहीं बता पाएगा कि क्या हुआ, क्योंकि गोदी मीडिया ये बताती नहीं है। और प्रिंट मीडिया में भी ज्यादातर उन्हीं का कब्जा है, ले दे के एक दो ठो अखबार हैं जो थोड़ा एंटी इस्टेब्लिशमेंट खबर छाप देते हैं, तो उनको भी क्या पड़ी है कि पांडिचेरी में किसने जो है, पद्दुचेरी में जो भी नाम हो, वहां किसने क्या धमकी दी, उसका फॉलो अप क्या हुआ, सब दाखिल दफ्तर। इसके बाद अगस्त 2025 में राहुल गांधी ने दावा किया था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विनायक दामोदर सावरकर पर उनकी टिप्पणी के बाद उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। दूसरी बात, ये दक्षिण और महाराष्ट्र से इस तरह की जब धमकियां आती हैं तो आम लोगों के मन में स्वाभाविक डर उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि दक्षिण के श्री पेरम्बदूर में ही राजीव गांधी की नृशंस हत्या पैर छूने के बहाने हुई थी, और माला पहनाने और पैर छूने के बहाने एलटीटीई के एक्टिविस्टों ने उनकी हत्या की थी, जिसमें भारत के तमाम पॉलिटिशियन जो विपक्ष में थे, या हो सकता है कांग्रेस में भी हो, जो उसके षड्यंत्र में शामिल थे, जिनके षड्यंत्र की जांच आज तक चल रही है और आज तक सामने नहीं आया कि क्या हुआ। और इसका इसका पर्दाफाश तब और इसकी पुष्टि मेरे मन में हो गई जब चीफ जस्टिस तथा कथित सदाशिवम ने पहले राजोआना की जो है वो क्या कहते हैं मृत्युदंड को टाला, और उसके बाद देरी के आधार पर जो है मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदलने लगे, और बाद में तमिल ईलम के जो लोग जो है आजीवन कारावास झेल रहे थे, जिनको फांसी हुई थी वो तो हो गई थी, उनको जो है रिहा किया जाने लगा। अभी तो हाल में नलनी वगैरह भी सब रिहा हो गए। तो कहने का मतलब है कि इससे ये हो गया कि मतलब क्या कहते हैं सब मामला दाखिल दफ्तर। तो इसलिए जब दक्षिण से सब बात उठती है तो मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है, क्योंकि दक्षिण की डिजाइन जरा उत्तर वालों को समझ में नहीं आती, और न महाराष्ट्र की डिजाइन उत्तर वालों को समझ में आती है। और क्या महज संयोग है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा या राजस्थान, चाहे जहां भी इनके बजरंग दल हों या वो हों, लेकिन वो न फादर स्टेन्स की हत्या करने जैसे उसमें शामिल हैं, न जो है महाराष्ट्र जैसी कार्रवाइयों में शामिल हैं। अब जैसे महाराष्ट्र में दाभोलकर की हत्या हो गई, बेंगलोर में जो है वो आपके क्या कहते हैं गौरी लंकेश की हत्या हो गई, तो और न सनातन संस्था जो है वो इधर उत्तर उत्तर भारत में है, सनातन संस्था महाराष्ट्र में है। वो जो आपका बजरंग दल का जो या जो वो है वो उड़ीसा में है, वो जो है आपका क्या कहते हैं
कर्नाटक में वो कट्टरता के साथ मौजूद है, तो इसलिए वहां से जब धमकी आती है तो मामला जरा ज्यादा गंभीर हो जाता है। इस पे सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए। और हम लोग कई दिन बात कर रहे हैं, तो संदर्भ बस बता दें कि इस बीच भारत के एक चोटी के स्वतंत्र वैज्ञानिक और सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को राष्ट्रद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया, क्योंकि वो जब अनशन कर रहे थे लद्दाख की मांगों को लेकर, तो वहां हिंसा हो गई और उनको आरोप लगा दिया कि हिंसा उन्होंने कराई, उनके भाषण से हिंसा भड़की, उनको देशद्रोह के आरोप में अरेस्ट करके जोधपुर जेल भेज दिया गया। इस बीच में एक खबर राजीव चतुर्वेदी की भी है, जो आईएफएस ऑफिसर हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्रूसेडर हैं। उनकी लड़ाई दसियों साल से चल रही है। उनके मामले को हाई कोर्ट में उन्होंने कैट के मामले को चैलेंज किया है, अवमानना याचिका दाखिल की है। और आपका क्या कहते हैं, उनके मामले को अब तक जो है 14-15 जज सुनने से रिफ्यूज कर चुके हैं, जिसमें 3 जज तो सीधे सीधे उत्तराखंड हाई कोर्ट के, जिसमें रंजन गोगोई का भी नाम शामिल है सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने उनके मामले को सुनने से इनकार कर दिया। तीसरा जो है आपके क्या कहते हैं, चंद्रचूड़ साहब हैं, वो पता नहीं क्यों अपने जो है वो अयोध्या फैसले से लेके आपके सारनाथ के फैसले पर सफाई देते फिर रहे हैं, और उस सफाई में वो और फंसते जा रहे हैं। जबकि सीधे सीधे उनके बयान से लगता है कि अगर उनके मन में इतना हिंदुत्व था तो वो हितों के टकराव का मामला है, उनको अपने को बाबरी मस्जिद की सुनवाई से, उनको अपने को काशी विश्वनाथ मंदिर के सुनवाई से अलग कर लेना चाहिए। मुझे तो ताजुब है कि अभी तक हितों के टकराव को लेकर के बाबरी मस्जिद के जजमेंट को जो हित साधक लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये सब घटनाएं भी इस बीच में हुई हैं, जो हम लोगों आप लोगों से बात नहीं कर रहे। जी ये अभी राहुल गांधी वाले मामले पे इसको भी तो संज्ञान में लेना चाहिए था ना। जी, वो तो हम कह ही रहे हैं कि उनको संज्ञान में लेना चाहिए था, मांग भी हो रही, संज्ञान में भी लेना चाहिए था। हाई कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान में लेना चाहिए था। कोई छोटा मोटा मामला नहीं, लीडर ऑफ अपोजिशन का, ये राहुल गांधी का भी मामला नहीं है। लीडर ऑफ अपोजिशन प्रधानमंत्री के बाद सीधे दूसरा पद है उनके मंत्रिमंडल में, चाहे जितने लोग हों, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री की सत्ता के सीधे समानांतर लीडर ऑफ अपोजिशन की का जो है वो क्या कहते हैं सत्ता होती है। वो पार्लियामेंट को चलाने वाले यही 2 प्रमुख हैं, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन। और उनके को अगर इस तरह की धमकी मिलती है और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता, तो इसका मतलब है कि न्यायपालिका का सेफ्रनाइजेशन पूरी तरह पूर्ण हो चुका है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। क्या जो पिंटू महादेव की धमकी है वो बीजेपी के राजनीतिक हताशा को दर्शाता है? क्या जनता की अदालत में फैसला होगा, धमकियों से डरा नहीं जाएगा, मुकाबला किया जाएगा धमकियों का। शुक्रिया, आप देखते रहिए अम्बेडकर। थैंक यू सर। जी।